गुड इवनिंग बच्चों। आप सबका स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। इसके बाद सोल्यूशन पढ़ेंगे, सोल्यूशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स चैप्टर है। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, अंतिम चैप्टर सबसे मजा आने वाला है। तो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो एक अलग केमिस्ट्री है, सब कुछ अलग उसका कंसेप्ट है, वो दिखाया जाएगा। लेकिन आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर क्लास 12th एंड जेई आल्सो। तो जितने भी कंपटीशन में इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए। लेकिन आज का कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर बाकी आपसे डेरिवेशंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि मैंने बताया था कि कंडक्टर NaCl एक्वस भी कंडक्टर है और KCl एक्वस भी कंडक्टर है। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल लीजिए तो भी वो कंडक्टर बन जाएगा, और पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डाल देंगे तो भी कंडक्टर है। हम ये जानना है कि अगर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दिए गए हैं, यानी बहुत से कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आपको सॉल्यूशन दिया जाए तो किसका कंडक्टेंस बेहतर है या किसी कंडक्टिविटी ज्यादा है, यानी किसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो कर सकता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट में दो चैलेंजेस आपको आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वाटर में, प्योर वाटर में आप NaCl को डिजोल्व कर लीजिए, घोल लीजिए, आपके सोल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा, एक कैटायंस बनेगा Na+ और क्या बनेगा Cl-। और भी कैटायंस है, वो बाद में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, वो डिफरेंट बहुत सारे कंसेप्ट होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी पढ़ना आगे इस चैप्टर में। अभी मान लीजिए कि आपके सॉल्यूशंस में कैटायंस है Na+, एनायंस है Cl-, तो उसकी वजह से उसके सॉल्यूशन से जो कंडक्टेंस हो रहा है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे उसको नापेंगे। इसको नापने में बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए, मेटालिक वायर का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी नापना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की अगर बात करूं बेटा मैं, कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल G, और कैपिटल G बराबर क्या होता है, 1/R होता है। तो अगर रेजिस्टेंस पता चल गया तो G पता चल जाएगा, कंडक्टेंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। तो किसी भी वायर का, अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस निकल गया तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, है ना, 1/R को कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा, किसी वायर का कंडक्टिविटी निकालना भी आसान है, किसी वायर का कंडक्टिविटी निकालना भी आसान है। अगर मान लीजिए कि इसको सिंबल में क्या है, कापा, और कापा बराबर क्या होता है, 1/ρ, और R बराबर होता है ρL/A। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, हम तार की लंबाई को नाप लेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल लेंगे, है ना, स्क्रू गेज के माध्यम से उसके रेडियस निकाल सकते हैं। और यहां से हम आराम में कुल मिलाकर के किसी वायर का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी निकालना इजी है ना। लेकिन किसी सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें कई सारी समस्याएं आएंगी। पहली समस्या यह है कि चूंकि ये आयनिक सॉल्यूशन कोई वायर तो है नहीं कि आराम से उस सॉल्यूशन को कनेक्ट करना मुश्किल है। और वायर को तो जोड़ सकते हो,
आप पढ़े होंगे मीटर ब्रिज या व्हीट स्टोन ब्रिज, हल्का सा आइडिया देना पड़ेगा मुझे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में वायर को जोड़ना तो इजी है, लेकिन सोल्यूशन को जोड़ना बड़ा कठिन है। तो उसके लिए, इस समस्या को जोड़ने के लिए, इस समस्या को रिमूव करने के लिए हम एक विशेष तरह का कंडक्टिविटी सेल डिजाइन करेंगे। एक कंटेनर बनाएंगे जिसका नाम है कंडक्टिविटी सेल। उस कंडक्टिविटी सेल का हम निकालेंगे सेल कांस्टेंट जी स्टार विद द हेल्प ऑफ केसीएल ना, केसीएल की मदद से उसका जी स्टार निकाल लेंगे। और सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज फिजिक्स में जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके होंगे, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होंगे, उनको तो पता होगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। लेकिन जो बच्चे अभी 12th में होंगे, तो अभी अगर व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं पढ़े होंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रफली, अभी थोड़ा सा रफली इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। अभी मैं रफली एक जानकारी दे देता हूं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से क्या कर सकते हो? व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को हम बनाते हैं मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज की सहायता से हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस निकल गया तो कंडक्टेंस निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया, एल निकल गया, ए निकल गया, तो हम कंडक्टिविटी माने रो निकल जाएगा, रो निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो किसी भी वायर का या किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का हेल्प लिया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, नहीं तो फिर एकदम बाउंस कर जाएगा ये कंसेप्ट। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक रफली आइडिया मैं दे देता हूं, डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में इसके बारे में। थोड़ा सा रफली आइडिया देख लीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीट स्टोन ब्रिज एकदम बिल्कुल रफली आइडिया दे रहा हूं ना, बिल्कुल सिंपल आइडिया। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आप वायर लीजिए, 4 रेजिस्टर्स लीजिए, और 4 रेजिस्टर्स को मान लीजिए ए बी सी और डी, टेक 4 रेजिस्टर्स, और इस 4 रेजिस्टर्स को एक पैरेललोग्राम के साइड में जोड़ दीजिए। मैंने यहां पर आप लगा दीजिए यहां एक लगा दीजिए रेजिस्टर, नाम है R1। यहां एक लगा दीजिए रेजिस्टर, मान लीजिए R2। यहां लगा दीजिए मान लीजिए R3, और यहां एक लगा दीजिए मान लीजिए R4। देयर आर 4 रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 है। और क्या करिए, ए और सी के बीच में लगा दीजिए एक बैटरी लगा दीजिए, एक की यहां लगा दीजिए बेटा, की K1, एक रस्टेड क्या लगा दीजिए, रस्टेड माने धारा नियंत्रक जिसकी मदद से करंट को कंट्रोल करते हैं। और बी और डी के बीच में लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर, और यहां लगा दीजिए एक की K2। ठीक, ये सिंपल ये पार्टस में एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर मैं K1 को पहले ऑन करूं, की क्लोज माने स्विच ऑन। अगर पहले K1 को, पहले बैटरी के स्विच K1 को ऑन करें और उसके बाद K2 को ऑन करने, अगर पहले K1 को ऑन करें फिर K2 को ऑन करें, और यदि गैल्वेनोमीटर के निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के निडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन अकर्स इन गैल्वेनोमीटर, तो कहा जाएगा कि ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है, ब्रिज इज नॉट इन बैलेंस स्टेट, या संतुलन में नहीं है। अब विद द हेल्प ऑफ रोवेस्टेड के माध्यम से करंट के मान को आप एडजस्ट करिए, घटाइए बढ़ाइए, इस तरीके से करिए कि जब अगर मैं K1 को ऑन करूं और उसके बाद अगर K2 को ऑन किया जाए तो गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 डिफ्लेक्शन। यानी कि स्विच K2 को ऑन करने के बावजूद भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा कि यह जो एपार्टस है, यह जो हम लोग का जो सिस्टम है
वह इक्विलिब्रियम अवस्था में है, संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लिया है। दिस एपार्टस, दिस अरेंजमेंट अकर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लिया है। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का मतलब होगा कि VBD बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है। और जैसे मान लो कि अगर ये 10 वोल्ट पर है और ये भी 10 वोल्ट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD 0 हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वो आगे फिजिक्स का सब चीज है, वो हम सब देखेंगे। व्हीटस्टोन ने यह साबित कर दिया कि अगर एपार्टस इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इनमें एक फार्मूला फॉलो होता है, और फार्मूला है बेटा, वो फार्मूला क्या है, अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, अगर इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है, तो एक फार्मूला होता है, वह होता है R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4। ये है व्हीटस्टोन। P बाई Q बराबर R बाई S, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, माने R1 बाई R2 इक्वल्स के R3 बाई R4, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमको R1 पता है, अगर R1 हमको पहले से पता है, R2 भी पहले से पता है, R3 भी पहले से पता है, तो R4 का मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये R1 पहले से कैसे पता होगा, इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे प्लग लगे होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लिखी गई होती है ना। अगर घर पर आप चाहते हो, मैंने सिंपल इसको तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, हम R1 लगा सकते हैं। R1 लगाने का निकालने का तरीका होगा कि आप यहां पर एक बल्ब मान लेके लगा देते हैं। हमने एक बल्ब मान लेके लगा दिया ना, बल्ब मैंने R1 R2 कुछ भी। अब मान लो कि बल्ब का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। मान लो कि हमने एक बल्ब लिया है और उस बल्ब के ऊपर लिखा है, सपोज दैट 220 वोल्ट, और मान लेते हैं कि लिखा है कि 100 वाट। अगर बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बाई क्या होगा, R। तो R बराबर होगा V स्क्वायर बाई P। तो अगर इसका वोल्टेज वैल्यू पता है और पावर पता है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता किया जा सकता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, मैंने सिंपल में समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब लगाया है मैंने, मान लो कि 100 वाट का लगा दिया है। यहाँ पर छोटे R1 एक बल्ब है, R2 भी एक बल्ब है, R3 भी एक बल्ब है, और ये क्या है, अननोन, जिसका रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, उसको हम R4 पर हम जोड़ देंगे। फिर ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि हमारा अगर K1 को मैंने ऑन किया और फिर K2 को ऑन किया, K1 को ऑन करेंगे पहले और फिर K2 को ऑन करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा कि यह पूरा एपार्टस इक्विलिब्रियम में आ गया। और जब इक्विलिब्रियम में आ गया, तो P R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। R1 का मान पहले ही से पता है, R2 भी पहले ही से पता है, R3 पहले ही से पता है, तो R4 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। R4 मान लीजिए यहाँ पर अननोन है। अच्छा, ये सब ये सिंपल पढ़ाया जा रहा है कि आपके 12th क्लास में फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आपको मीटर ब्रिज दिया जाएगा और उस मीटर ब्रिज की मदद से किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको फिजिक्स में पढ़ने का मौका मिलेगा, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हल्का फुल्का रफली मैंने बता दिया कि इस तरीके से हम किसी भी मैंने फार्मूला R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4 की मदद से हम अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना वायर के लिए तो आसान है, कंडक्टिंग वायर के लिए तो इजी है, लेकिन आयनिक सॉल्यूशन के लिए बहुत टफ है। दो समस्याएं, आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना, इस टेक्निक में दो समस्याएं आ रही हैं। एक है पोलराइजेशन इफेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन इफेक्ट, क्या होता है थोड़ा देखा जाए। पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने NaCl का एक्वस लिया है, नमक को पानी में आपने क्या किया बेटा, डाल दिया है, तो इसमें क्या बनेगा, और दो इलेक्ट्रोड आपने लिया है प्लैटिनम, और इसको जोड़ दिया है बैटरी के प्लस से, इसको जोड़ दिया है बैटरी के माइनस से, ठीक ना। ये कैथोड, ये हो जाएगा आपका कौन सा, एनोड, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा।
ये कौन सा सेल हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसलिए आपका एनोड पर प्लस होता है। अब इसमें Na जो प्लस होगा बेटा, Na प्लस, वो क्या करेगा? कैथोड पर माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पर जा करके सोडियम जो प्लस होगा एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या होगा? सोडियम के रूप में बदल जाएगा। और यहाँ एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर क्या होगा कि जो Cl होगा यह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बदल जाएगा Cl में, ऐसे ही Cl मिल करके क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी धीरे धीरे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ टाइम, धीरे धीरे क्या होगा कि आपके सोल्यूशन से जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हम लोग का सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोडों पर जाके न्यूट्रलाइज हो रहा है। और देख रहे हो कि धीरे धीरे आपके सोल्यूशन में से जो फ्री आयंस है उसकी संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज होने लगेगी। और जब इसका अगर आपके सोल्यूशन में से केटायंस और एनायंस जब गायब हो जाएंगे तो हमको रियल कंडक्टेंस प्राप्त नहीं हो पाएगा ना। जितने अच्छा माने कि ईस्टर्न ब्रिज एक्सपेरिमेंट में टाइम लगता है, और जितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, तब तक तो बहुत से केटायंस और एनायंस इलेक्ट्रोडों पर जाके न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे। तो कंसंट्रेशन समय के साथ साथ डिक्रीज कर जाएगा, तो हमको रियल वैल्यू, रियल आंसर नहीं मिल पाएगा। इसको दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक उपाय सोचा कि हम डीसी के जगह पर हम डीसी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? एसी, अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे, उससे फायदा हो जाएगा। अगर हम एसी यूज करेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा बेटा। अगर एसी हमने यूज कर दिया, एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी करंट की वजह से आपका पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं आएगा। बता देता हूं क्यों नहीं आएगा, देख लीजिए। हम लोग का जो डीसी करंट होता है, आप जानते हो हल्का फुल्का डीसी करंट तो ऐसे फ्लो करता है बेटा। ये डीसी करंट केवल एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा। अगर डीसी से आप जोड़े हो ना, तो ये पहले वाले पर प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहेगा, और इस पर माइनस है तो हमेशा माइनस ही रहेगा। लेकिन जो एसी करंट होता है, एसी करंट की वजह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एसी में क्या होता है? करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो अगर मान लो सुनो बेटा, ऊपर वाले के लिए, ये प्लस वाले के लिए अगर मान लो इस पर प्लस चार्ज है और इस पर कौन है? माइनस चार्ज है, तो जब नीचे वाला आएगा, ये नीचे वाला हिस्सा आएगा, तो नीचे वाले हिस्से के लिए अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब अभी इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस, अभी माइनस, प्लस माइनस। और मान लेते कि इंडिया में जो एसी करंट होती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते कि 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, हालांकि जब फ्रीक्वेंसी और हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में ये 50 बार प्लस होगा, 50 बार माइनस होगा। इसका मतलब अगर एसी से जोड़ देंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट अकर, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एसी करंट को जोड़ने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डीसी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एसी यूज करेंगे। एसी करंट यूज करने से इलेक्ट्रोलाइसिस जब नहीं होगा, पोलराइजेशन जब नहीं होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के जो कैटायंस एनायंस के जो आयंस हैं, हम लोग के जो आयंस हैं, आयंस न्यूट्रलाइज नहीं हुए, पोलराइजेशन नहीं होगा, इसकी वजह से हमको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। दूसरी हमारी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि इस सोल्यूशन को हम जोड़ेंगे कैसे? हाउ वी कनेक्ट द सोल्यूशन एज वायर। तार की तरह इसको ब्रिज की तरह हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे। कंडक्टिविटी सेल यूज करने वाले हैं। एक हम यूज करेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल किसी भी डिजाइन का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। और कंडक्टिविटी सेल में एक ग्लास होता है पायरेक्स ग्लास होगा। पायरेक्स ग्लास का मतलब एक ऐसा ग्लास है जो नॉन रिएक्टिव है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और इसके अंदर हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लेंगे। प्लैटिनम, ध्यान दीजिएगा, प्लैटिनम के हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है, माने नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। प्लैटिनम ब्लैक भी लगा देंगे और इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे।
और इसमें हम सोल्यूशन को भरेंगे, जिसका हमको ये होगा आयनिक सोल्यूशन, माने NaCl एक्वस को इसके अंतर्गत भर दिया जाएगा। ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए कि L है, और प्लेट की एरिया अगर मान लेते हैं कि A है, एरिया प्लेट, इसमें एक वर्ड आएगा सेल कांस्टेंट। क्या आएगा? सेल कांस्टेंट। और सेल जो कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है, सेल कांस्टेंट का सिंबल है G स्टार, और जो G स्टार होता है वह होता है L/A। क्या होगा? G स्टार L/A। अब सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप L और A को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्यूरेटली L और A को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर आप नाप करके A और L को निकालेंगे तो सेल कांस्टेंट एकदम करेक्ट नहीं आएगा। तो सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए वी विल यूज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl। हम लोग स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड का मतलब हम KCl का एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमको पहले ही से पता रहता है। माने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl, KCl जो होता है पोटेशियम क्लोराइड आयनिक सॉल्यूशन की मदद से हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू एकदम करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वी कैन एबल टू फाइंड द सेल कांस्टेंट ऑफ गिवन सेल कंडक्टिविटी सेल। किसी भी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालने के लिए, करेक्टली निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं। वो एक अलग टेक्निक है, कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी बता दूंगा कैसे नापा जाता है। ओके, तो G स्टार में सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता चल जाएगा किसकी मदद से? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की मदद से हमको G स्टार की वैल्यू पता चल गया है। अब क्या चाहिए आपको? कंडक्टेंस चाहिए या कंडक्टिविटी चाहिए, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर कैसे करना है? तो हमारे पास फार्मूला है कि R बराबर रो और L/A, वेयर G बराबर 1/R और कापा इक्वल्स के 1/रो। एक पढ़ लिए, अभी क्या पढ़े हो? G स्टार सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। इनको यहां फिट किया जाए, ठीक है, फिट कर दीजिए बेटा। यहां से क्या हो जाएगा? R बराबर रो, यहां देखो L/A को क्या बोलेंगे? G स्टार। ये क्या हो जाएगा? G स्टार। अगर इसको उल्टा कर दिया दोनों तरफ तो हो जाएगा 1/R इक्वल्स 1/रो और इनटू हो जाएगा यहां पर G स्टार। 1 यहां से हो जाएगा R एंड दिस इज कापा, 1/कापा। कापा बाई क्या हो जाएगा बेटा? G स्टार हो जाएगा कापा बराबर G स्टार और बाई R। यानी कि अगर आपको कंडक्टिविटी चाहिए, किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर आपको नापना है तो हमें चाहिए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट में अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? निकल जाएगी। तो मेजर टेक्निक है हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी आयनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो हमको ऑलरेडी पता है। सेल कांस्टेंट हमको ऑलरेडी पता है। कौन निकाला है? सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट हम करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की मदद से। हमको सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है। तो कंडक्टिविटी निकल गया फार्मूला कि कंडक्टिविटी कापा इक्वल्स के G स्टार और बाई क्या हो गया? R। और G स्टार की वैल्यू हमको पहले ही से पता है। अगर रेजिस्टेंस निकल गया तो हमारे आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। और टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी आयनिक सॉल्यूशन वी विल यूज द मीटर ब्रिज। हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे, या अभी सिंपल में सिखाने के लिए हम यूज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसी सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम एक ले लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमने ले लिया। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको जोड़ने वाला हूं किससे? AC से जोड़ा जाएगा। किसे जोड़ेंगे? AC सोर्स से आपको जोड़ना है, DC से नहीं जोड़ेंगे, AC से जोड़ना है। और यहां पर लगा दीजिए एक रेजिस्टेंस R1, यहां पर मान लीजिए कि R2 है, यहां पर मान लीजिए कि R3 है, और बस सुंदर बना दिया जाए।
और यहां पर हम लेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल यहां पर ले लिया जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल ये हम लोग का क्या है, आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, कोई किसी का भी आयनिक सॉल्यूशन है, ये है कंडक्टिविटी सेल। क्या है, कंडक्टिविटी सेल है। और यहां पर यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एसी यूज किए हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वह 1 सेकेंड में 50 बार लेफ्ट 50 बार राइट, ऐसे इतना तेजी से होगा कि लगेगा कि एकदम बिल्कुल उसका डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है। तो हम सिंपल या ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर द नल पॉइंट, इसलिए उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हेडफोन या ईयरफोन यूज करेंगे। ईयरफोन यूज करने वाले हैं। और यहां पर लगा दीजिए बेटा K1 और यहां पर लगा दीजिए K2। ये क्या हम लोग का ईयरफोन है या हेडफोन है। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एबल टू शो द नल पॉइंट व्हेन एसी करंट इज यूज्ड। क्योंकि एसी करंट में क्या होता है, टर्मिनल चेंज होता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, प्लस माइनस। तो आपका गैल्वेनोमीटर के निडल कभी लेफ्ट कभी राइट, वो भी 1 सेकेंड में, मान लो कि अगर यहाँ पर जो हम एसी करंट जो यूज करने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम मान लीजिए कि 550 से लेकर मान लीजिए कि 5000 हर्ट्ज के बीच में अगर मैं रख रहा हूं, तो 550 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 550 बार अगर वो लेफ्ट और राइट अगर डिफ्लेक्शन शो करे तो हमारी आंख उसको विजुलाइज नहीं कर पाएगी, हमको लगेगा कि डिफ्लेक्शन 0 पर है। यानी कि एसी करंट यूज करने से ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट को मेजर नहीं कर सकता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे। हेडफोन का साउंड हमको सुनना है, हेडफोन लगाकर साउंड हमको सुनेंगे, क्योंकि कान ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि कान की जान लो, कान कितना सुन सकते हैं हम बेटा, तो हम 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी कितना रखेंगे, लगभग 550। नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो लगभग 1000 हर्ट्ज पर होता है, मैंने 550 का साउंड एकदम आराम से आपको साफ सुनाई आपको देगा ना। तो 550 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी हम एसी करंट यूज करेंगे और उसको साउंड में कन्वर्ट करके सुनना है ना, साउंड में कन्वर्ट करके उसको सुनना है हम लोग को, और उसके डिफ्लेक्शन को सुनना है। ओके, चलिए एक्सपेंड करते हैं। वही बेटा, पहले क्या करेंगे, K1 को क्या करिए, ऑन कीजिए, K1 को ऑन करो। उसके बाद अब क्या करिए, K2 को ऑन करिए, और फिर हेडफोन की मदद से आप हेडफोन की मदद से डिफ्लेक्शन आपका जो होगा वो सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, डिफ्लेक्शन को सुनना है। और हमको ऐसा विद द हेल्प ऑफ आपका रोस्टेड जो लगेगा, जो रोस्टेड ना, रोस्टेड की हालांकि एसी करंट में क्या लगता है, चोक कॉइल यूज होता है। तो चोक कॉइल की मदद से हम करंट को हमेशा क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, और करंट के मान को ऐसा चेंज करेंगे, इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि अगर मैंने K1 को ऑन किया और फिर K2 को ऑन किया और हेडफोन की मदद से हमको नल पॉइंट प्राप्त हुआ। जब मैंने K1 दबाया फिर K2 दबाया और हमको वी अकर्स नल पॉइंट। अगर नल पॉइंट हमको मिल गया, नल पॉइंट हमको सुनाई दे रहा है, मैंने उसमें जो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो नल पॉइंट आपको मिलेगा। नल पॉइंट जब मिल गया तो नल पॉइंट मिलने के बाद हम लगा देंगे व्हीटस्टोन का फार्मूला लगा दीजिए। और व्हीटस्टोन का फार्मूला क्या है, जो अननोन वाला है, अननोन वाले को मान लेते हैं कि RX है, जो आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, RX मान लिया। तो व्हीटस्टोन ने क्या बताया कि अगर मैंने K1 को ऑन किया और K2 ऑन किया उसके बाद, और अगर नल पॉइंट आपको मिल रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो यह पूरा एपार्टस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और जब इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा तो एक फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, और फार्मूला है हम लोग का फार्मूला है R1 बाई R2, और ये हो जाएगा R3 और बाई RX। तो चूंकि R1 ऑलरेडी पता है पहले ही से, R2 भी पता है, R3 भी पता है, और RX क्या है, अननोन है,
इसका मान को हमको पता करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम Rx की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और जब Rx की वैल्यू पता चल जाएगी तो कंडक्टेंस G बराबर 1 बाई क्या हो गया, Rx। कंडक्टेंस निकल गया। अरे भाई जब रेजिस्टेंस निकल गया, आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल गया, तो कहेगा कि कंडक्टेंस निकालिए, तो कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 1 बाई Rx। Rx क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन आयनिक सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि कंडक्टिविटी निकालिए, तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए कापा बराबर क्या होगा, G स्टार और बाई क्या होगा, Rx। G स्टार, जहां G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट का मान हमको पहले ही से पता है, हर कंडक्टिविटी सेल का सेल जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम पोटेशियम क्लोराइड की मदद से निकाल लेते हैं। ओके, तो जो कंडक्टिविटी सेल में यूज किया हूं, उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हमको पहले ही से पता है। तो G स्टार पता है, Rx यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, वो मीटर ब्रिज या व्हीट स्टोन की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया। और इस फार्मूले की मदद से हमें दिए गए आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट है। अभी ये लेक्चर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को अच्छे से पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग प्रूव करेंगे, और उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज के बेसिस पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसे काम करता है या मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, तब जाके यह डेरिवेशन या यह लेक्चर और बेहतर समझ में आएगा। फिर भी एक हल्का फुल्का लेक्चर दे दिया गया है, हाउ टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी आयनिक सॉल्यूशन। क्योंकि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का अगर रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा उसका कंडक्टेंस क्या है और उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।